मस्जिद से एक महल पैलेस में बदल दिया था। यहूदियों के औरतों और बच्चों ने अपनी जान बचाकर अपने आप को सिनेगॉग्स में बंद कर लिया, लेकिन क्रूसेडर्स ने इन सारे बिल्डिंग्स को आग लगा दी और इनके बच्चों और औरतों को जिंदा जला दिया। और ये सब सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि ये ऑथेंटिक हिस्ट्री का हिस्सा है जिसे यूरोपियंस भी मानते हैं। इसके बाद इन क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर ऑलमोस्ट 90 इयर्स तक हुकूमत की, लेकिन फिर 90 इयर्स बाद मुसलमानों के एक बहुत बड़े बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी मुस्लिम दुनिया से फौज जमा करके जेरूसलम को दोबारा क्रिश्चियन से छीन कर फतह कर लिया। और उस वक्त सारे क्रिश्चियंस का यह ख्याल था कि अब सलाहुद्दीन हमसे उसी तरह बदला लेगा जिस तरह हमने लाखों मुसलमानों को शहीद किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने बिल्कुल हजरत उमर की तरह सारे क्रिश्चियंस को माफ कर दिया। इवन क्रिश्चियंस भी इस बात पर हैरान हुए और सलाहुद्दीन से पूछा कि जब हमने फतह किया तो हमने हर मुसलमान को कत्ल किया था, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. सलाहुद्दीन अयूबी ने इन सारे रिलीजन्स को दोबारा आजादी दी और मस्जिद अक्सा, जिसे महल बना दिया गया था, उसे दोबारा मस्जिद बनाया और उधर पहली नमाज अदा की। जेरूसलम को जब भी किसी बादशाह ने फतह किया, हमेशा इधर बहुत खून बहाया है, सिवाय मुसलमानों के जिन्होंने हमेशा बिल्कुल पीस और अमन के साथ इस सिटी को फतह किया। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद एक बार फिर सारे एब्राहमिक रिलीजन्स जेरूसलम में बिल्कुल पीस और अमन के साथ 800 साल तक रहे। 800 साल। लेकिन 800 साल बाद और आज से 100 साल पहले जब जेरूसलम पर ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अरबों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर उस्मानिया खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि हम अरबों पर ये टर्किश लोग आके क्यों हुकूमत कर रहे हैं। तो इस नेशनलिज्म की वजह से फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। लेकिन थोड़े ही अरसे पहले ब्रिटिश और यहूदियों की आपस में डील हो चुकी थी कि अगर ब्रिटिश को ये इलाके मिले तो वो इधर एक यहूदी स्टेट बनाएंगे। और ये मुआहिदा हुआ क्यों था? क्योंकि इससे पहले यहूदी यूरोप के हर फील्ड, बिजनेस, साइंस, मेडिकल, बैंकिंग, हर चीज में बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, जिसकी वजह से यहूदी यूरोप के सबसे ताकतवर और रिच कम्युनिटी बन गए। तो इनकी सपोर्ट हासिल करना ब्रिटिश के लिए सबसे जरूरी था। और पिछले 1800 साल से यहूदियों के पास अपना कोई भी मुल्क नहीं था। तो उनमें से कुछ यहूदियों ने ज़ायनिज्म की सोच शुरू की कि हमारा यहूदियों का भी एक अपना मुल्क होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने इसी फलस्तीन के इलाके को चुना। और ये मुल्क हासिल करने के लिए उन्होंने हर तरफ से कोशिश शुरू की। यहूदियों ने इवन उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से भी डील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों को समझ आ गई कि अगर अपना मुल्क बनाना है तो उस्मानिया सल्तनत को खत्म करना जरूरी है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई और फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिश की तरफ चला गया, तो यहूदी पूरी दुनिया से इसी सीक्रेट प्लान के तहत फलस्तीन शिफ्ट होना शुरू हुए और फलस्तीन के मुसलमानों से जमीनें डबल ट्रिपल प्राइस पे खरीदने लगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत था। ब्रिटिश एम्पायर ने भी बेल्फोर डिक्लेरेशन में यहूदियों के एक अलग स्टेट होने को सपोर्ट किया, ताकि वर्ल्ड वॉर्स में यहूदियों का सपोर्ट और पैसे दोनों हासिल कर सके। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में हिटलर के यहूदियों पर जुल्म के बाद यहूदी और भी ज्यादा पूरी दुनिया से फलस्तीन में जमा होने लगे और फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यूएन ने एक फैसला सुनाया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा फलस्तीन, दूसरा इजराइल और तीसरा जेरूसलम, जो इन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ यूएन की हुकूमत होगी और इसमें सब रिलीजन्स को आजादी होगी। जिस पर अरब ममालिक ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और इजराइल के आजाद होने के सिर्फ एक दिन बाद इजराइल पर हर तरफ से हमला कर दिया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तीनों की फौजें एक साथ इजराइल में दाखिल हुई, लेकिन बहुत ही बेशर्मी से अरब ममालिक ये जंग हार गए और एक ऐसे मुल्क से हारे जो उनसे साइज में बहुत छोटा और जो इस जंग से सिर्फ एक दिन पहले आजाद हुआ था। इस हार की वजह से जो प्लान यूएन ने इस जंग से पहले बताया था, उसका सिर्फ 40% इलाका फलस्तीनियों को मिला और 60% इलाका इजराइल ने फतह कर लिया और इवन जेरूसलम की आधी सिटी को भी फतह कर लिया। इजराइल अकेले ये जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट भी था। इवन रशिया और यूएस दोनों का सपोर्ट इजराइल के साथ था। इजराइल ने ये इलाके फतह करके टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं किया और 7 लाख अरबों को फलस्तीन से बाहर निकाल दिया। 7 लाख।
जिसकी वजह से फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता यहूदी ज्यादा और अरबी कम होने लगे। इस जीत के बाद इजराइल बहुत स्ट्रांग बन गया और पूरी दुनिया से और भी ज्यादा यहूदी इजराइल में जमा होने लगे। इसके बाद यहूदियों ने अपने आप को अरब के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही मजबूत हुकूमत बना ली थी। लेकिन फिर भी ये दो इलाके वेस्ट बैंक और गाजा इजराइल के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 60 साल पहले 1967 में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से यहाँ जंग एक बार फिर शुरू हो गई और एक बार फिर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया वर्सेस ये छोटा सा इजराइल। लेकिन सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने इन तीनों मुल्कों को हरा दिया और सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने अपना साइज 3 गुना बढ़ा लिया। अरब ममालिक दोबारा अपने से एक बहुत ही छोटे मुल्क से बहुत ही बुरी तरह हार गए। ये ऐसा है कि आज खबीब हिजबुल्लाह से हार जाए और वो भी 2 मरतबा। अरब ममालिक के 2 दफा इजराइल से हारने के बाद उनकी अवाम अपने नेशनलिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ हो गई और नेशनलिज्म, कौमियत को छोड़कर एक नई सोच की तरफ बढ़ने लगी। द मुस्लिम ब्रदरहुड, अखवानुल मुस्लिमून, जो मिस्र के एक स्कूल टीचर हसनुल बन्ना ने बनाई थी और जो एक पाकिस्तानी स्कॉलर मौलाना मौदूदी के ख्यालात से इंस्पायर्ड है। इससे पहले अखवानुल मुस्लिमून का अरब में सिर्फ मजाक उड़ता था, लेकिन इस हार के बाद अखवानुल मुस्लिमून ने अरब अवाम से कहा कि ये जंगे अरब के मुसलमान नहीं बल्कि ये नेशनलिस्ट हारे हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और इनका कोई। जिसके बाद अरब की अवाम इस नई सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ आने लगी। हमास भी इसी अखवानुल मुस्लिमून से इंस्पायर्ड एक ग्रुप है, लेकिन अखवानुल मुस्लिमून वायलेंस के खिलाफ। इस जीत के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और जेरूसलम सब पर कब्जा कर लिया और आज तक ये सारे इलाके इजराइल से दोबारा कोई भी नहीं जीत सका।